यूनिवर्स के बारे में हम अक्सर ये सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही यूनिवर्स है, स्टार्स, गैलेक्सीज, नेब्यूला, ब्लैक होल्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब मिलकर भी यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं, सोचो, जो हम देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, तो बाकी का यूनिवर्स कहाँ है? और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल ये है कि अगर यूनिवर्स का 85% हिस्सा इनविजिबल है, तो क्या हम यूनिवर्स को समझ ही गलत रहे हैं? आज हम बात करेंगे डार्क मैटर की, वो चीज़ जो दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती, लेकिन फिर भी पूरे यूनिवर्स को एक साथ बांध के रखती है। साल 1930 में कुछ साइंटिस्ट गैलेक्सी क्लस्टर्स ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया गैलेक्सीज बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही हैं। फिजिक्स के सिंपल रूल्स के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ विजिबल मैटर होता तो ये गैलेक्सीज कब की क्लस्टर से निकल चुकी होती, पर ऐसा नहीं हो रहा था। मतलब कुछ था जो उन्हें पकड़ के रखे हुए था, कुछ जो दिखाई नहीं दे रहा था। उस टाइम इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन सालों बाद जब गैलेक्सीज को और डिटेल में स्टडी किया गया तो प्रॉब्लम और क्लियर हो गई। अब एक सिंपल सा सवाल सोचो, गैलेक्सी के सेंटर के पास स्टार्स ज़्यादा ग्रेविटी फील करते हैं, राइट? तो लॉजिकली उन्हें फास्ट घूमना चाहिए और गैलेक्सी के आउटर स्टार्स को स्लो घूमना चाहिए। पर जब साइंटिस्ट ने रोटेशन कर्व को मेजर किया तो रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। गैलेक्सी के आउटर स्टार्स भी ऑलमोस्ट सेम स्पीड से घूम रहे थे। ये फिजिक्स के रूल्स को तोड़ता है। इसका सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन था, गैलेक्सी के अराउंड एक मैसिव हैलो है जो एक्स्ट्रा ग्रेविटी प्रोवाइड कर रहा है। इस इनविजिबल मास को नाम दिया गया डार्क मैटर। डार्क मैटर कोई गैस नहीं है, ना ही कोई शैडो। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो लाइट को एब्जॉर्ब करती है। डार्क मैटर लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील नहीं करता, सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू काम करता है। इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते, हम सिर्फ इसका इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे हवा दिखाई नहीं देता, पर पेड़ हिलते हुए हमें दिख जाते हैं। डार्क मैटर का इफेक्ट वैसे ही यूनिवर्स पर होता है। साल 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, जिसके अकॉर्डिंग मास स्पेस टाइम को बेंड करता है और लाइट उस बेंड को फॉलो करती है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि लाइट वहाँ भी बेंड हो रही है जहाँ कुछ भी विजिबल नहीं था, ना स्टार्स, ना गैसेस और ना कोई गैलेक्सी। पर ग्रेविटी वहाँ भी है, मतलब वहाँ मास है। और जब उस मास का मैप बनाया गया तो पता चला कि वो विजिबल मैटर से भी बहुत ज़्यादा है। डार्क मैटर स्पेस में एक कॉस्मिक वेव बनाता है जिसमें फिलामेंट्स, नोड्स और उनके बीच में ह्यूज एम्प्टी वॉइड्स होता है, जिसे हम ग्रेट कॉस्मिक वॉइड कहते हैं। हम गैलेक्सीज को देखते हैं, पर गैलेक्सीज सिर्फ इस इनविजिबल स्ट्रक्चर पर चिपकी हुई है। अब बात करते हैं बुलेट क्लस्टर्स की। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जिसने ऑलमोस्ट प्रूव कर दिया कि डार्क मैटर प्रेजेंट होता है। सोचो, दो बहुत बड़े गैलेक्सी क्लस्टर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। हर क्लस्टर के अंदर हजारों गैलेक्सीज हैं और उनके बीच में सुपर हॉट गैसेस भरी हुई हैं, और इस सब के अराउंड एक इनविजिबल डार्क मैटर हैलो। अब ये दोनों क्लस्टर्स टकरा जाते हैं। अब कॉलिजन के वक्त क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मल मैटर को देखो। जो हॉट गैसेस होती हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को फॉलो करती हैं। जब कॉलिजन होता है, गैस एक दूसरे से टकराती है, फ्रिक्शन होता है और गैस बीच में स्लो हो जाती है। इस गैस को हम एक्सरे टेलीस्कोप से क्लियरली देख सकते हैं, यानी जो चीज़ दिख रही है वो यहीं रुक जाती है। गैलेक्सीज के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादातर गैलेक्सीज बिना टकराए सीधा आगे निकल जाती हैं। ये भी एक्सपेक्टेड था, इसमें भी कोई सरप्राइज नहीं था। अब साइंटिस्ट को जानना था कि ग्रेविटी सबसे ज़्यादा कहाँ है। इसका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने यूज़ किया ग्रेविटेशनल लेंसिंग। मतलब जहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पर लाइट बेंड होती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अब साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग के डेटा को ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्वेशन बहुत सरप्राइजिंग था। ग्रेविटी का सेंटर हॉट गैस के साथ नहीं था, ग्रेविटी गैलेक्सीज के आगे निकल चुकी थी। सोचो इस बात को, जो चीज़ दिख रही थी जैसे कि हॉट गैसेस, उसके पास ग्रेविटी कम थी, और जो चीज़ दिख नहीं रही थी उसके पास ग्रेविटी बहुत ज़्यादा थी। अगर ग्रेविटी सिर्फ नॉर्मल मैटर से आती तो ग्रेविटी को गैस के साथ रहना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में गैस पीछे रह गई और ग्रेविटी आगे निकल गई। इसका सिर्फ एक ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था कि ग्रेविटी का मेन सोर्स नॉर्मल मैटर नहीं था, वहाँ कोई और मास था जो गैस से इंटरेक्ट नहीं करता, कॉलिजन में स्लो नहीं होता, बस सीधा निकल जाता है। उस मास का नाम दिया गया डार्क मैटर, और इस पूरी थियरी को नाम दिया गया बुलेट क्लस्टर।
कुछ थियरीज कहते हैं कि एक्स्ट्रा ग्रेविटी किसी इनविजिबल मैटर की वजह से नहीं, बल्कि ग्रेविटी के लॉज चेंज होने की वजह से होती है। लेकिन बुलेट क्लस्टर में ग्रेविटी फिजिकल मैटर से अलग दिख रही थी। सिर्फ लॉ चेंज ग्रेविटी को गैस से अलग नहीं दिखा सकता। बुलेट क्लस्टर ने पहली बार क्लियरली दिखा दिया कि ग्रेविटी सिर्फ दिखने वाली चीज़ों से नहीं आती। यूनिवर्स में कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं सकते, लेकिन जो सब कुछ संभाल के रखे हुए हैं, और उस चीज़ को हम आज कहते हैं डार्क मैटर। अब एक लॉजिकल सवाल है, अगर डार्क मैटर इतना कॉमन है तो हमने आज तक इसे ऑब्जर्व क्यों नहीं करा? आंसर सिंपल है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट किसी चीज़ से इंटरेक्ट ही नहीं करता। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं, अंडरग्राउंड डिटेक्टर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, स्पेस ऑब्जर्वेटरीज, लेकिन अब तक कोई डायरेक्ट कन्फर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क मैटर एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि नेचर हमसे अभी भी एक कदम आगे है। सोचो, अगर डार्क मैटर कभी होता ही नहीं तो गैलेक्सीज कभी फॉर्म नहीं होती, स्टार्स क्लस्टर नहीं कर पाते, यूनिवर्स सिर्फ एक डिफ्यूज्ड गैस की तरह होता, तुम, मैं, अर्थ, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। डार्क मैटर यूनिवर्स का इनविजिबल स्केलेटन है। ये थोड़ा स्ट्रेंज है ना? हम इतनी एडवांस सिविलाइजेशन है, हम मार्स पर लैंड कर चुके हैं, ब्लैक होल्स की इमेज ले चुके हैं, और फिर भी यूनिवर्स का मेजॉरिटी हिस्सा अभी भी हमारे लिए अंधेरा है। शायद ये हमें ये याद दिलाता है कि साइंस का असली पर्पस सिर्फ आंसर ढूंढना नहीं होता, बल्कि ये एक्सेप्ट करना होता है कि हम अभी भी लर्नर्स हैं। डार्क मैटर सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि यूनिवर्स हमसे हमेशा बड़ा रहेगा, और शायद यही बात साइंस को इतना ब्यूटीफुल बनाती है।